होमवर्क था क्या कुछ भी होमवर्क नहीं था? ठीक है, वो डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट एक बार कर लेंगे हम लोग। हाँ, हम लोग एक 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 चार्ट ही बना लेंगे उसका। चलो, विल स्टार्ट। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को? ठीक है, तो पहले वो डिविजिबिलिटी वाला एक चार्ट बना लेते हैं। नहीं नहीं, वो डिविजिबिलिटी वाला। 300 से 900 के बीच में 7 से डिविजिबल वाले नंबर्स जो है, फ्रॉम बोला है तो कैसे लेना है, बिटवीन बोला है तो कैसे लेना है, डेसिमल आया तो क्या लेना है, होल नंबर आया तो क्या लेना है। अगर डिविजिबिलिटी में सबसे पहले है, बात करते हैं बिटवीन की। अगर बिटवीन टू नंबर्स बोला है तो क्या होगा, और दूसरा केस होगा फ्रॉम टू नंबर्स बोला है तो क्या होगा। बिटवीन में भी यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, या फिर बिटवीन के केस में डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला लिखो या एक ही प्रोसीजर लिखो। डिवाइड both the numbers by number given in question। इसी के नीचे एग्जांपल लिखो कि अगर आपको बोला है 300 टू 500 के बीच में डिविजिबल बाय 7 वाले नंबर्स लेने, डिविजिबल बाय 7 वाले नंबर्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 300 को भी 7 से डिवाइड करोगे और 500 को भी 7 से डिवाइड करोगे। तो 300 अपॉन 7 कितना आ रहा है, 300 अपॉन 7 42.8 कुछ तो आएगा। 500 अपॉन 7 कितना आएगा, 71.42। ये हो गया स्टेप 1।
स्टेप 2 लिखो कि अगर ये डेसिमल में है, इफ डेसिमल देन राउंड इट अप, इफ डेसिमल देन राउंड इट अप, तो उसको राउंड अप करना है। तो सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हुए, ऊपर 42.8 था पहला नंबर, वो राउंड अप होके 43 हो जाएगा। अगला नंबर 71.2 था, वो 71.42 था, वो 72 हो जाएगा। दोनों नंबर्स को राउंड अप कर लिया। इसी सेकंड पॉइंट में लिखना है, इफ होल नंबर, अगर डेसिमल नहीं एक होल नंबर है, देन डोंट राउंड अप, देन डोंट राउंड अप। और स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, लेट्स से इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। तो स्टेप 3 में क्या करोगे, बी माइनस ए प्लस वन, बी माइनस ए प्लस वन। तो इस केस में ये वाले एग्जांपल में क्या हो जाएगा, 72 माइनस 43 प्लस वन, कितना आएगा ये, 30। तो आपके कितने नंबर्स डिविजिबल हो गए, 300 से 500 के बीच में डिविजिबल बाय 7, 30 नंबर्स। ये क्लियर है। बिटवीन बोला है तो ऐसे करना है, ये पूरा एक बार लिख लो कि बिटवीन की, हाँ एक बार, हाँ ठीक है, ये लो थर्ड वाले का मतलब, बिटवीन में जो थर्ड स्टेप है वो, हाँ ठीक है, नहीं एक और एग्जांपल कर लेंगे, पहले ये वाला एक एग्जांपल और ये सारे स्टेप्स नोट कर लो। हो गया, बिटवीन वाला हो गया। चलो इसका एक एग्जांपल लिखो तुरंत। टेन से लेके 40 के बीच में, 10 टू 40 डिविजिबल बाय 3, 10 टू 40 डिविजिबल बाय 3 कितने नंबर्स हो गए निकालो। इजी एग्जांपल है, फटाफट करो। इलेवन आया, बराबर 11। कितना आया, 10 या 11,
चलो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 10 डिवाइड बाई 3 करो, कितना आ रहा है 3.33। 14 डिवाइड, सॉरी 14 नहीं, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ, स्टेप 1 हो गया, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, राउंड अप करना पड़ेगा। तो 3.33 को राउंड अप करोगे तो वो 4 हो जाएगा। 13.33 को राउंड अप करोगे तो वो कितना हो जाएगा 14। स्टेप 3 में क्या करना है, अगर ये ए है, ये बी है, तो हमें बी माइनस ए करना है। तो 14 माइनस 4 10 आना चाहिए। ठीक है, 11 कैसे? अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे करेक्शन करो। नहीं नहीं, ये +1 नहीं आएगा, +1 यहाँ से हटा दो। हमने जो स्टेप्स देखे थे उसमें से +1 हटा दो। डेसिमल के केस में +1 नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आंसर 29 बनेगा। करेक्शन करना, हमने जो स्टेप्स देखे थे उसमें करेक्शन करो। डेसिमल के केस में +1 नहीं आएगा, डेसिमल के केस में +1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये वाला एग्जांपल नोट कर लो सब लोग। अगला एग्जांपल लिखो। आपको ढूंढना है 25 से लेके 450 तक। 25 टू 450। हाँ हाँ, इसके पहले का आंसर 10 था। 14 माइनस 4 10। 25 से 20 में डिविजिबल बाय 9। आपको ढूंढना है डिविजिबल बाय 9, मतलब एक सेकेंड, डिविजिबल बाय 8 करो। सबसे पहले ये क्वेश्चन करो, डिविजिबल बाय 8 25 से 450 में। कितना आ रहा आंसर? सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करोगे, 25 डिवाइडेड बाई 9,
यहाँ पे 450 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 8, 450 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा है ये 3 पॉइंट कुछ तो आएगा। 450 अपॉन 5 कितना आ रहा है 80, 56.15। स्टेप 2 में क्या करोगे, दोनों को राउंड अप, ये 4 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। स्टेप 3 में 57 माइनस 4 53। ठीक है, ये क्लियर है। तो टोटल 53 नंबर्स आएंगे। तो वापस एक बार चार्ट पे आ जाओ। ये हमने चार्ट यहां तक लिखा था बराबर। अब इसमें एक और ऐड करो, ये वाला केस कब होगा, अगर हमारे आंसर्स पहले डेसिमल में आए थे। अगर आंसर्स डेसिमल में आए थे तो ये वाला केस होगा। पर इसी में अगर आंसर्स लेट्स से डेसिमल नहीं होल नंबर थे, अगर आंसर्स डेसिमल नहीं होल नंबर होते तो हमारा आंसर होगा b माइनस ए माइनस 1। तो ये कब होगा, जब हमारा आंसर्स जो हो गए वो होल नंबर आ जाएंगे, फॉर होल नंबर्स। इसका भी एक एग्जांपल करेंगे, बस चार्ट के नीचे ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करके रखो। तो डेसिमल के केस में दो चीजें याद रखनी है। डेसिमल के केस में सबसे पहले तो आपको राउंड अप करना पड़ेगा, और दूसरा डेसिमल के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। हो गया, डेसिमल के केस में हो गया। होल नंबर के केस में, होल नंबर के केस में राउंड अप करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी राउंडेड अप होता है। और दूसरा, होल नंबर के केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अब होल नंबर का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 लिखो। आपको निकालना है 12 टू 48 के बीच में डिविजिबल बाय 3। 12 से लेके 48 के बीच में डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर्स निकालो फटाफट। कितना आंसर आ रहा है, 13 आ रहा है या 11 आ रहा है? 11 आना चाहिए ना। हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3 4 आ गया, 48 डिवाइडेड बाय 3 16 आ गया। होल नंबर्स है, होल नंबर्स की केस में हम लोग क्या करते हैं, b माइनस ए माइनस 1। यहाँ पे b 16 है, तो 16 माइनस a कितना है 4a, a की जगह पे 4 लिखा, माइनस 1। 16 माइनस 12, 12 माइनस 1 11, 11 आएगा ना आंसर। नहीं, माइनस 1 है। और अगर हम लोग लिखते भी है तो 11 नंबर आएंगे क्या, चेक करते हैं। पहला नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, क्या हुआ, -1 क्यों करते। चलो नंबर्स को पहले लिस्ट कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। नंबर्स बताओ क्या क्या हो जाएंगे। पहला नंबर क्या होगा 15, उसके बाद 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 और 45। काउंट करो तो 11 नंबर है क्या। अब अगर -1 नहीं करते, अगर -1 नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब -1 नहीं करोगे तो उसमें लास्ट वाला ये जो नंबर है 48, ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। लास्ट वाला नंबर जो है 48 वो वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, b माइनस ए कर रहे हैं यहाँ पे।
हम लोग ने b माइनस ए किया, 16 में से 4 जब हटा रहे हैं तो इसमें ये लास्ट वाला जो नंबर है 48 वो भी इंक्लूड हो गया। बट ये केस बिटवीन वाला है, फ्रॉम वाला तो है नहीं, फ्रॉम वाला होता तो लास्ट नंबर इंक्लूड होता। बिकॉज ये केस बिटवीन वाला है, हमें लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करना है, इसलिए हम लोग एंड में -1 करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 -1। क्लियर है? एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं इसको। बिटवीन के केस में क्या होगा? बिटवीन के केस में दो अलग अलग टाइप के केसेस बन सकते हैं। एक पहला केस कि डेसिमल हो सकता है, बिटवीन है और उसमें डेसिमल है। डेसिमल के केस में सबसे पहले राउंड अप करना है, राउंड अप करने के बाद आपका फॉर्मूला हो जाएगा b माइनस ए। दूसरा केस है होल नंबर, होल नंबर के केस में राउंड अप नहीं करना है, होल नंबर के केस में फॉर्मूला हो जाएगा b माइनस ए -1। ये क्लियर है सबको? अब अगला केस लिखो फ्रॉम वाला। पहला केस हमने लिख लिया बिटवीन, अब अगला केस है अगर फ्रॉम होगा। चलो एक आखिरी क्वेश्चन बिटवीन का एग्जांपल लिख लो। ये वाला करो। फिफ्टी सिक्स आ गया। 1400 डिवाइडेड बाई 9 करोगे कितना आएगा? 1400 अपॉन 9 155.5 आएगा। फिर 1900 डिवाइड बाई 9 करोगे वो कितना आएगा? कितना? 211.1 कुछ तो आ रहा है। इसको राउंड अप करोगे, इसको राउंड अप करोगे ये 156 हो जाएगा, इसको राउंड अप करोगे ये 212 हो जाएगा। अब डेसिमल वाला केस था तो फॉर्मूला होता है b माइनस ए, तो 212 माइनस 156 कितना आ गया आंसर? 56। अब अगला केस है फ्रॉम वाला। फ्रॉम वाले केस में भी दो अलग अलग केसेस बनेंगे कि आपका एक तो डेसिमल बन रहा है या फिर होल नंबर बन रहा है। डेसिमल बन रहा है या फिर होल नंबर बन रहा है। डेसिमल के केस में जैसा बिटवीन में था सेम टू सेम, जैसा बिटवीन में करते थे सेम टू सेम। पहला स्टेप होगा डिवाइड करना, दूसरा स्टेप होगा राउंड अप करना, तीसरा स्टेप होगा b माइनस ए, तीसरा स्टेप होगा b माइनस ए। तो ये तीनों स्टेप्स लिखो और इसके बाद एक एग्जांपल सॉल्व करो। फ्रॉम 35 टू 99 डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8, ये वाला ट्राई करो। पहले तो स्टेप्स लिखो तीनों, पहले स्टेप्स लिखने हैं और फिर ये वाला ट्राई करना है।
8 आया आंसर। इसमें सबसे पहला स्टेप हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 35 डिवाइड बाई 8 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना रहे 4.3 के आसपास। 99 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा 12.4 के आसपास कुछ। तो इसको राउंड अप करोगे ये 4 हो जाएगा, इसको राउंड अप करोगे, सॉरी इसको राउंड अप करोगे ये 5 हो जाएगा, इसको राउंड अप करोगे ये 13 हो जाएगा, फिर b माइनस ए मतलब 13 माइनस 5 इक्वल टू 8। क्लियर है? अगर लिस्ट भी करके देखे, अगर इनका लिस्ट भी हम लोग लिखे तो नंबर्स क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला नंबर कौन सा होगा 35 के बाद कौन सा नंबर है विच इज डिविजिबल बाई 8, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, इतने नंबर्स हो जाएंगे। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर है? अब लास्ट कि अगर फ्रॉम वाले केस में होल नंबर रहा तो पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा कि डिवाइड करो। अब यहाँ पे होल नंबर है तो यहाँ पे सेकंड स्टेप आएगा ही नहीं, राउंड अप करने की तो जरूरत ही नहीं। बराबर बराबर ना? यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा b माइनस ए, इसमें क्या था बिटवीन में क्या था b माइनस ए के बाद क्या था, बस यहाँ पे +1 आ जाएगा, बस यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो b माइनस ए +1। ये दोनों स्टेप लिखो और फिर एक क्वेश्चन करो इसके बेसिस पे। लिख लिया ये? अब एक एग्जांपल लिखो, 20 से लेके फ्रॉम 20 टू 80 डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। चलो निकालो कितने आएंगे। तुम लोग आंसर फॉर्मूला से निकालो, मैं यहाँ पे लिस्ट करके रखता हूँ तब तक नंबर्स, ताकि क्रॉस चेक हो जाएगा। सोलह आ रहा है, चलो चेक करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बराबर 16। तो फ्रॉम के केस में अगर होल नंबर आता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है b माइनस ए +1। तो सबसे पहले तो 20 को डिवाइड करो 4 से, वो आ जाएगा 5। 80 को डिवाइड करो 4 से, वो आ गया 20। होल नंबर्स आ गए। अब करेंगे b माइनस ए +1, b 20 है, माइनस ए आपका 5 है, +1, 20 माइनस 5 15, 15 + 1 16। अब क्लियर है? चलो ठीक है, अब आ जाओ इस पे मॉड्यूल में, सीधे आ जाओ एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे। कौन सा वाला? 3+6b में कौन सा क्वेश्चन? चलो एक बार 6b का 10th वाला क्वेश्चन देखो। आपका आखिरी स्टेप कौन सा आया था? आखिरी स्टेप में क्या आंसर है आपका? हेलो? (1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1968). हाँ, √3 - 1। अब उन्होंने जो ऑप्शंस दिए है उनके ऑप्शंस में नीचे √3 है, बट √3 - 1 ऐसा कोई टर्म है नहीं। बराबर, हमको यहाँ से √3 - वाला टर्म हटाना पड़ेगा, तो इसको करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब ये देखो, जब भी यूजुअली नीचे रूट वाला सिंबल होता है ना, डिनोमिनेटर में अगर रूट वाला सिंबल होता है तो हम लोग उसको निकालने का ट्राई करते हैं। कैसे निकालना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम। एक सेकेंड।
तो इसको हमें रूट का साइन निकालना है नीचे से, तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना मतलब क्या, नीचे ये जो टर्म है ना, इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है, बस माइनस को रिप्लेस करना है प्लस से। तो ये हो जाएगा √3 + 1, ये हो जाएगा √3 + 1। ये क्लियर है? अब ये कैसा फॉर्म हो गया, a - b। √3 को हमने a से रिप्रेजेंट किया, 1 को b से रिप्रेजेंट किया, ये हो गया a - b। तो ये हो जाएगा a + b, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है नीचे, तो a - b इंटू a + b, a² - b² होता है। तो ये क्या बन जाएगा फिर, ये 1/√3, तो ये जो 1/√3 वैसा ही रहेगा। यहाँ पे 19682 था, वो भी वैसा ही रहेगा। नीचे a² - b², a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -b², b मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2। तो नीचे सिर्फ 2 बचेगा, और ऊपर मल्टीप्लीकेशन में ये वाला टर्म बचा है √3 + 1। 2 इंटू कितना जा रहा है, 19682, देखो 2 9 18, 1 कैरी 841, 9841। तो फाइनली आंसर क्या बना हमारा, 9841 अपॉन √3 इंटू √3 + 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए 9841 अपॉन √3 इंटू 1 + √3। ठीक है, क्लियर है? चलो सब लोग एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ अभी। क्या हुआ, लास्ट स्टेप कौन सा वाला? लास्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, ये 19682 को 2 से डिवाइड किया तो 9841 आ गया। तो 9841 इंटू √3 + 1 तो वैसे ही रखा, ये √3 + 1 पहले से यहाँ पे था, ये यहाँ से यहाँ पे आया था। तो 9841 इंटू √3 + 1, और नीचे सिर्फ √3 बचा, तो नीचे √3 लिख दिया। क्लियर है? चलो आ जाओ एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे अभी। अब एडिशनल क्वेश्चन बैंक में एक चीज़ समझ में ले लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एपीजीपी नहीं भी पढ़ा होता तो भी हो जाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस में हम लोग, आधे से ज़्यादा नहीं 80% क्वेश्चंस में हम लोग हमारे हिसाब से वैल्यूज अज्यूम करने वाले, जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा और फिर सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन 1 अभी के लिए पेंडिंग रखो, क्योंकि उसमें एक कंसेप्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, वो हमने पढ़ा नहीं, वो हम लोग एंड में पढ़ने वाले, वो एक पेंडिंग रखो। सेकंड वाला क्वेश्चन सिर्फ पढ़ो, सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC if ABC be respectively pth, qth and rth terms of an EP। तो एक EP है, उसके 3 टर्म्स है, एक होगा pth टर्म, दूसरा qth टर्म, तीसरा rth टर्म, उनके वैल्यूज है ABC। मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि pth टर्म है, qth टर्म है और rth टर्म है, और pth टर्म का वैल्यू a है, qth टर्म का वैल्यू b है, rth टर्म का वैल्यू c है, और ये तीनों टर्म्स AP में है। यहां तक उन्होंने क्वेश्चन ने जो बोला ये बराबर है क्या जो मैंने लिखा यहाँ पे?
अब क्वेश्चन में उन्होंने कुछ बोला है क्या, ए बी सी के वैल्यूज क्या होने चाहिए या पी क्यू आर के वैल्यूज क्या होने चाहिए? उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि ए बी सी एपी में होने चाहिए, बराबर। तो हम लोग ए बी सी के वैल्यूज अज्यूम करेंगे, बट ध्यान रखना ऐसे अज्यूम करने कि वो तीनों एपी में होने चाहिए। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 अज्यूम करें। पी क्यू और आर इनकी भी वैल्यूज अज्यूम करनी। पी का वैल्यू भी 1, क्यू का वैल्यू भी 2, आर का वैल्यू भी 3 हमने अज्यूम किया। अब ये जो हमने अजम्पशन किए इससे देखो क्या बन गया है। क्वेश्चन बोल रहा है पीथ टर्म इज ए, पी का मतलब है 1, मतलब फर्स्ट टर्म इज ए, और ए कितना है 1, मतलब फर्स्ट टर्म इज 1। क्यूथ टर्म, क्यू का वैल्यू 2 है, मतलब क्यूथ टर्म मतलब सेकेंड टर्म। क्यूथ टर्म इज बी, बी का वैल्यू हमने 2 लिया है तो सेकेंड टर्म 2 है। उसी लॉजिक से आर्थ टर्म, आर का वैल्यू 3 है, मतलब थर्ड टर्म, एंड थर्ड टर्म ऑफ द एपी इट्स 3, तो एपी 1 2 3 ऐसा बनते जाएगा। और ये जो है ये एक एपी बन गया, मतलब हमने जो अजम्पशन किया है, हमने पी क्यू आर और एबीसी की वैल्यूज जो अज्यूम किए उसके हिसाब से ये एपी बना। और क्वेश्चन ने बोला था कि एपी बनाओ, तो हमने जो वैल्यूज अज्यूम किए उसके हिसाब से एपी बना, मतलब हमारे वैल्यूज सही है, हमारे वैल्यू में कोई गड़बड़ नहीं है, तो हम लोग ये वैल्यूज ले सकते हैं। अब हमने ए बी सी के वैल्यूज ले लिए हैं 1 2 और 3, पी क्यू आर के वैल्यूज भी ले लिए 1 2 और 3। अब क्वेश्चन हमें किसका वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, ए इंटू क्यू माइनस आर। क्वेश्चन ने जिसका वैल्यू निकालने बोले वो है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। क्यू का वैल्यू कितना है 2 है, आर का वैल्यू कितना है 3 है, 2 माइनस 3 -1 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, प्लस आर माइनस पी, आर कितना है 3, पी कितना है 1, 3 माइनस 1 2, बी का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे इंटू बी करना था तो इंटू बी, मतलब बी की जगह पे यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस पी माइनस क्यू, पी का वैल्यू 1 है, क्यू का वैल्यू 2 है, 1 माइनस 2 -1 इंटू सी करना है, सी का वैल्यू कितना है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू -1 -3, तो ये आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलो ये सॉल्यूशन नोट करो। हमारे सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले, हम लोग वैल्यूज को अज्यूम करने वाले हैं। बस अज्यूम करते टाइम ये ध्यान देना है कि क्वेश्चंस में उन्होंने जो जो कंडीशंस बोली उन कंडीशंस को हमारे वैल्यूज ने सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम करो आपके हिसाब से, बट क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्वेश्चन की कंडीशन नहीं तोड़नी है। वैल्यूज अज्यूम करते हो यही ध्यान देना है। चलो नोट करो सोल्यूशन। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनना, इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है और कुछ भी नहीं। इफ द pth टर्म ऑफ एन ep इट्स q, ep का एक टर्म है q, उसका पोजीशन है p, एंड द qth टर्म इट्स p, द वैल्यू ऑफ rth टर्म। ये क्वेश्चन हमने किया है कैसा, चलो नहीं भी किया होगा तो भी यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन बोल रहा है pth टर्म का वैल्यू q है और qth टर्म का वैल्यू p है। pth टर्म इज इक्वल टू q एंड qth टर्म इज इक्वल टू p। हम p और q के वैल्यूज अज्यूम करते हैं। लेट्स से मैंने p को 1 लिया और q को 2 लिया, तो इस लॉजिक से pth टर्म, p का वैल्यू 1 है, मतलब ये हो गया फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू q का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। सेकेंड qth टर्म, q तो 2 है, मतलब सेकेंड टर्म इज इक्वल टू p तो 1 है, मतलब 1,
तो ये जो बना है AP, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसका सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म क्या होगा? -1 या 0? 0 होगा, -1 कॉमन डिफरेंस है, तो ये AP ऐसा बन गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू हैव टू फाइंड दी आर्थ टर्म। आर्थ टर्म हमने पहले दो टर्म्स तो निकाल लिए, P और Q का वैल्यू अज्यूम करके। अब ऐसे अज्यूम करो कि R का वैल्यू 3 है, R का वैल्यू 3 अगर अज्यूम किया, आर्थ टर्म निकालना मतलब क्या निकालना? थर्ड टर्म निकालना है ना। थर्ड टर्म कितना है हमारा? 0। तो मतलब P का वैल्यू 1 अज्यूम करने पे, Q का वैल्यू 2 अज्यूम करने पे और R का वैल्यू 3 अज्यूम करने पे आर्थ टर्म कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये वैल्यूज ऑप्शन में पुट करके देखो कौन से ऑप्शन से आंसर 0 बनता है। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है P माइनस क्यू माइनस आर। तो ऑप्शन ए हमारा है P माइनस क्यू माइनस आर। तो P की जगह पे 1, माइनस क्यू की जगह पे 2, माइनस आर की जगह पे 3। क्या ये 0 बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये नहीं चलेगा। ऑप्शन बी P प्लस क्यू माइनस आर, P प्लस क्यू माइनस आर मतलब 1 प्लस 2 माइनस 3। क्या ये 0 बन रहा है? आ गया 0। बस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझा है? ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है और इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब तुम लोग लिखोगे कैसे? ठीक है, चलो मैं सॉल्यूशन लिख के ही दे देता हूँ कैसे लिखना है। अज्यूम P इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 2 एंड R इक्वल टू 3। Therefore, as per question, Pth term is equal to Q. That is P मतलब 1, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू Q। Q का वैल्यू तो 2 है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 2। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि Qth टर्म इज इक्वल टू P। Q का वैल्यू तो 2 है, तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू P। P का वैल्यू तो 1 है, तो सेकेंड टर्म हो गया 1। फर्स्ट टर्म आ गया 2, सेकेंड टर्म आ गया 1। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 1 है, और याद रखना ये AP है। याद रखना ये AP है। नाउ दिस इज एन AP। Therefore, the third term will be 2, 1, 0 और 0 को स्क्वायर करो कि थर्ड टर्म विल बी 0। सो दी थर्ड टर्म विल बी 0। और हमने R का वैल्यू भी 3 लिया था, तो हमारे हिसाब से आर्थ टर्म, जो क्वेश्चन ने ढूंढने बोला आर्थ टर्म, जो थर्ड टर्म है हमारे हिसाब से, हमारा थर्ड टर्म तो 0 आया, मतलब आर्थ टर्म तो 0 आया। तो यहां पे लिखो therefore आर्थ टर्म that is third term is equal to 0. So now try P equal to 1, Q equal to 2, R equal to 3 in all the options and see which option gives 0 and see which option gives 0. ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो हर बार इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करेंगे हम लोग, सीधे P का वैल्यू 1 लेंगे, Q का वैल्यू 2 लेंगे और हमें वहां से पता चल जाना चाहिए कि EP बनने वाली 2, 1, 0 ऐसे।
हो गया। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4, इफ पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, क्यूथ टर्म इज पी। चलो खत्म। ऐसा क्वेश्चन सेम आया वापस। तो हमें पता है हमारा पी का वैल्यू 1 है, क्यू का वैल्यू 2 है, और हमारा एपी बनता है 2, 1, 0, -1, -2। ऐसा चलता जाएगा एपी। अब क्वेश्चन बोल रहा है इस टाइम आपको क्या ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यूथ टर्म। पी प्लस क्यूथ टर्म, पी का वैल्यू 1 है, क्यू का वैल्यू 2 है, मतलब 1 प्लस टूथ टर्म, मतलब थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म क्या है, 0 है ना। समझाए क्या? क्वेश्चन 4 में उन्होंने क्या बोला, देखो क्वेश्चन 4 में उन्होंने क्या बोला, पी टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, क्यूथ टर्म ऑफ एन एपी इज पी। तो हमने पी का वैल्यू 1 लिया, क्यू का वैल्यू 2 लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, और हमें पता है एपी हमारी ये बनती है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यूथ टर्म। पी प्लस क्यूथ टर्म, तो पी का वैल्यू तो 1 है, क्यू का वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस टूथ टर्म, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, मतलब थर्ड टर्म का वैल्यू ढूंढना है। थर्ड टर्म कितना है 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0। समझाए? बाकी लोगों को समझाए क्या? गौरव क्या हुआ आज, कुछ एक शब्द नहीं? इसे किसने बोला बात कम करनी है? नहीं नहीं बोलो मेरे को, किसने बोला? हाँ, तेजल ने बोला क्या चुप बैठने के लिए? फिर समझ में आ रहा है ना पर गौरव? आदित्य ने भी कुछ आज बात नहीं की, मतलब गौरव और आदित्य ने डिसाइड किया था आज क्लास के पहले कि आज कुछ बात नहीं करनी है। इसके बाद कभी बात नहीं करेगी। चलो मेरे को पर्सनल में मैसेज कर देना प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? ऐसे ऐसे फालतू बात करोगे तो प्रॉब्लम होगी ना। आंसर आया है जोश से बोलो, हाँ सर आंसर आया है, नहीं आया है, वो बात करने से थोड़ी किसी को प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, अगर मुझे ऐसे लगा ना कि तुम दोनों ही आंसर दे रहे हो तो मैं बोल दूंगा कि आंसर निकाल के रखो, आंसर देना मत, मैं जब पूछूंगा तब आंसर देना। मैंने ऐसे बोला कि अभी तक कुछ एक भी बार नहीं ना? अच्छा अच्छा ठीक है चलेगा, ओके चलो। समझाए बाकी लोगों को भी? चलो क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये तो सीधे फॉर्मूला है, सीधे फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एक बार वो फॉर्मूला देख लेते हैं, हमने फॉर्मूला लिखा था क्या कहीं पे? नहीं यहाँ पे तो। बट हमने ऐसे 5-6 फॉर्मूलाज लिखे थे क्या एक ही पेज पे? लिखवा दिए ना मैंने? हाँ ये देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, ये वाला फॉर्मूला देखो, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहाँ पे भी वही पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा बराबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका भी डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लिखा था इसी के नीचे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वो क्या है ये देखो, ये वाला फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, n/6 इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बराबर। क्वेश्चन 7,
द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका भी फॉर्मूला लिखा है इसी के नीचे। क्यूब्स का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू दी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, n इंटू एन प्लस वन बाई टू दी होल स्क्वायर। तो 5, 6, 7 तो ईजी था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, दिस 6 का क्या, नहीं क्या मैंने समझा 6 का आंसर क्या आएगा? ओ अच्छा, 8 का आंसर 6 और 12 है, ठीक है ठीक है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। द सम ऑफ अ सीरीज इन एपी इज 72। तो एपी का सम हमें दे दिया है कितना? तो यहां पे क्वेश्चन में सम दे दिया है एपी का 72, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? दी फर्स्ट टर्म 17 है, ए हमारा 17 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, और आपको ढूंढना है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको एन ढूंढना है। अब एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो जो वैल्यूज दिए उनको पुट करो। एस एन की जगह पे 72 दिया है, 72 पुट करो, एन हमें नहीं पता है तो ये n बाई टू हो जाएगा। 2 इंटू ए का वैल्यू 17 है, 2 इंटू 17 34 प्लस n माइनस वन वैसा ही रहेगा। डी की जगह पे क्या पुट करें? -2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 2 है ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 इंटू टू 144 इक्वल टू n, n इंटू -2 -2n हो जाएगा, -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा, और 34 + 2 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर 36 - 2n बनेगा। ये क्लियर है? अब यहां से बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करने से बेटर है ऑप्शन ट्राई करते हैं। चलो उन्होंने पूछा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, तो अज्यूम करते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन है 6, तो n इक्वल टू 6 पुट करके देखो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 36 माइनस 2 इंटू 6 12, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 36 माइनस 12 24, 24 इंटू 6 कितना? 144। मैच कर गया यहाँ पे 144 के साथ, मतलब n इक्वल टू 6 करेक्ट है, बराबर। हमने n इक्वल टू 6 पुट किया तो 144 आंसर है, जो 144 ही आना चाहिए, तो n इक्वल टू 6 करेक्ट है। और एक ट्राई करके देखते हैं n इक्वल टू 12, ऑप्शन बी क्या है हमारा? n इक्वल टू 12। ऑप्शन बी भी ट्राई करके देखो, n इक्वल टू 12, तो n की जगह पे 12 पुट करोगे तो 12, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की जगह पे 12 पुट किया, फिर ये 36 वैसा का वैसा, फिर ये -2n मतलब -2 इंटू 12 मतलब -24, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 36 माइनस 24 12, 12 इंटू 12 144, यहाँ पे भी 144 आ गया, ये वाला भी मैच कर गया, मतलब 6 भी करेक्ट है और 12 भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 6 और 12। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो नोट कर लो ये। अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम टू n टर्म्स, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ, अब सीरीज क्या दिया हमें? वन माइनस वन बाय n प्लस 1 माइनस 2 बाय n प्लस 1 माइनस 3 बाय n। ये ऐसा सीरीज है, इस सीरीज का हमें सम ढूंढना है अप टू n टर्म्स। क्वेश्चन समझा सबको? अब अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैंने बोला अप टू n टर्म्स बोला है ना उन्होंने, n की जगह पे 1 लिया, मतलब कितने टर्म्स तक का सम ढूंढना पड़ेगा हमें? 1 टर्म का सम, मतलब 1 टर्म का सम मतलब तो सिर्फ पहला टर्म कंसिडर करना पड़ेगा। तो बाय पुटिंग n इक्वल टू 1 द क्वेश्चन चेंजेस टू सम ऑफ n टर्म्स बोला है, n तो हमने 1 किया, मतलब सम ऑफ 1 टर्म
और सम ऑफ वन टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1/n। यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1, तो 0। मतलब अगर n इक्वल टू 1 है तो सम कितना आना चाहिए, 0। बराबर। हमने क्या किया, n इक्वल टू 1 अज्यूम किया। n इक्वल टू 1 अज्यूम करना मतलब क्या, सम ऑफ n टर्म्स बोला है, n की जगह पे 1 पुट किया तो वो स्टेटमेंट क्या बनेगा, सम ऑफ वन टर्म्स। एक टर्म का सम लेना मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म को लेना, तो हमने फर्स्ट टर्म को कंसिडर कर लिया। ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख दिया, उसमें n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो आंसर आया 0। मतलब n इक्वल टू 1 है तो सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब ऑप्शन में n इक्वल टू 1 पुट करके देखो कौन से ऑप्शन से 0 आ रहा है। n इक्वल टू 1 पुट करके देखो कौन से ऑप्शन से 0 आ रहा है। क्या ऑप्शन ए में n इक्वल टू 1 पुट किया तो 0 आएगा क्या, आएगा ना, ए में भी तो आएगा। ऑप्शन ए क्या